नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत और स्पेन ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुए। CERT-IN ने ऑनलाइन स्कैम्स पर एडवाइजरी जारी की। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA ने इंडियाज हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स नामक रिपोर्ट जारी की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन GGB जारी किया। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना PMVKY के 10 वर्ष पूरे हुए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत और स्पेन ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। स्पेन के प्रधानमंत्री यानी प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की भारत यात्रा के दौरान भारत स्पेन संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। आपको बता दें कि 18 वर्षों में किसी स्पेनिश प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा थी। सबसे पहले यात्रा की मुख्य उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। पहला है रक्षा विनिर्माण। भारत और स्पेन के प्रधानमंत्रियों ने वडोदरा में C-295 एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह एयरबस स्पेन के साथ साझेदारी में टाटा एडवांस सिस्टम ने स्थापित किया है। दूसरा है निवेश सुविधाओं की स्थापना। भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT तथा स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश महानिदेशालय में एक फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना की जाएगी। ये सुविधाएं एक दूसरे के देश में निवेश को बढ़ावा देंगी। दूसरा है नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना। बेंगलुरु में एक स्पेनिश वाणिज्य दूतावास की और बार्सिलोना में एक भारतीय वाणिज्य दूतावास का संचालन शुरू किया जाएगा। सांस्कृतिक सहयोग को देखें तो 2024 से 2028 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किया गया। 2026 को भारत स्पेन संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। खबर में आगे बढ़ते हुए भारत स्पेन द्विपक्षीय संबंध को भी समझ लेते हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1956 में स्थापित हुए थे। इन द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को समझें तो पहला है रक्षा संबंध। भारत स्पेन रक्षा संयुक्त कार्य समूह तथा भारत में C-295 विमान निर्माण जैसी संयुक्त परियोजनाओं के जरिए रक्षा सहयोग को मजबूत किया जा रहा है। अब आर्थिक और वाणिज्यिक विकास को समझते हैं। यूरोप में स्पेन भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। 2023 में भारत स्पेन द्विपक्षीय व्यापार 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया था। अंत में बहुपक्षीय और वैश्विक सहयोग पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। दोनों देश जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और सतत विकास से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए साझा प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुए। अंतरिक्ष मिशनों के दौरान प्रमुख चुनौतियां जैसे पोषक तत्वों की निरंतर उपलब्धता की कमी, अपशिष्ट प्रबंधन, भोजन का संरक्षण, माइक्रोग्रेविटी, विकिरण, कैंसर, मोतियाबिंद, हड्डी की मांसपेशियों की क्षति जैसे कई स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी के तहत यह स्टडी की जाएगी कि कैसे जीवित जीव माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में अनुकूलन, कार्य और विकास करते हैं। इस तरह की स्टडी से अंतरिक्ष अन्वेषण और मानव अस्तित्व को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए सबसे पहले अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और उनका महत्व समझते हैं। पहला है माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान। अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी स्थिति में बेहतर गुणवत्ता वाले प्रोटीन क्रिस्टल्स पृथ्वी की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित और स्पष्टता से बढ़ते हैं। इससे दवाओं के सटीक विकास के लिए प्रोटीन क्रिस्टल्स संरचनाओं से संबंधित समझ बढ़ती है। दूसरा है विकिरण अनुसंधान। उदाहरण के लिए नासा के बायो सेंटिनल प्रोग्राम के तहत यह अनुमान लगाया जाएगा कि अंतरिक्ष में आयनकारी विकिरण के कारण मानव कोशिकाएं डबल स्ट्रैंडेड टूटने की मरम्मत कैसे करेंगी। आपको बता दें, बायो सेंटिनल प्रोग्राम को 2022 में नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के साथ लॉन्च किया गया था। पर्यावरण निगरानी की बात करें तो मंगल और चंद्रमा के रेगोलिथ को पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त मृदा में परिवर्तित करना एक बड़ी चुनौती है। इस उद्देश्य के लिए जैवोपचार यानी बायो रेमिडिएशन हेतु रोगाणु का अध्ययन किया जा सकता है। अगला है रोग मॉडलिंग। अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान दीर्घावधि के अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए बीमारियों का मॉडल तैयार करने में मदद कर सकता है।
और आखिरी है बायो रीजेनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इस प्रणाली का उद्देश्य अपशिष्ट पुनर्चक्रण के माध्यम से दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसके अलावा यह पृथ्वी पर भी संधारणीयता और संसाधन प्रबंधन में सहायक हो सकती है। अंत में अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी संबंधी पहले भी जान लेते हैं। भारत में AXIOM एक्सियोम 4 मिशन और गगनयान मिशन शुरू किया गया। वैश्विक पहलों में नासा का अंतरिक्ष जीव विज्ञान कार्यक्रम, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का बायोलैब और चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA स्पेस ब्रीडिंग प्रोग्राम शामिल हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। CERT-IN ने ऑनलाइन स्कैम्स पर एडवाइजरी जारी की। साइबर सुरक्षा एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया CERT-IN ने देश में स्कैमर्स द्वारा ऑनलाइन स्कैम्स करने के तरीकों की एक सूची साझा की है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट भी शामिल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट भारत में अपराध के अनुसार 2022 में साइबर अपराध हेतु धोखाधड़ी के तहत दर्ज मामले 17,470 थे। चलिए सबसे पहले एडवाइजरी के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले है कि दबाव में पैसे ट्रांसफर ना करें, क्योंकि वैध कानून प्रवर्तन एजेंसियां तुरंत पैसे भेजने के लिए कभी दबाव नहीं डालेंगी। कभी भी फोन या वीडियो कॉल खासकर अज्ञात नंबरों पर संवेदनशील व्यक्तिगत या वित्तीय विवरण ना बताएं। चलिए अब डिजिटल अरेस्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ये साइबर अपराध का एक नया रूप है। इसमें अपराधकर्ता CBI एजेंट, आयकर अधिकारी या सीमा शुल्क एजेंट जैसे कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर फोन कॉल के जरिए किसी व्यक्ति से संपर्क करते हैं। वे उस पर अनुचित कृत्य में लिप्त होने या मिथ्या आरोप लगाकर उससे धन की अवैध वसूली करते हैं। 2024 की पहली तिमाही में भारत में नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी धोखाधड़ी के कारण लगभग 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गृह मंत्रालय MHA के अनुसार डिजिटल अरेस्ट डिजिटल धोखाधड़ी का एक प्रचलित तरीका बन गया है। इन धोखाधड़ियों को अंजाम देने वाले ज्यादातर लोग म्यांमार, लाओस और कंबोडिया से अपने कार्यों का संचालन करते हैं। इसके अलावा साइबर अपराध से निपटने में कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि प्रतिरोधक उपायों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित और योग्य कार्यबल की कमी है। व्यक्तिगत और साथ ही संगठनात्मक स्तर पर साइबर सुरक्षा के बारे में कम जागरूकता होने के साथ साथ इसे अपनाया भी कम ही जाता है। अंत में साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहली पहल है भारतीय साइबर समन्वय केंद्र I4C की स्थापना। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये देश में साइबर अपराध से निपटने से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। दूसरा है CERT-IN। ये कंप्यूटर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की बात करें तो इसे साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट करने में जनता को सक्षम करने हेतु I4C के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। और आखिरी है राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930। इसे साइबर अपराध संबंधी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA ने इंडियाज हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स नामक रिपोर्ट जारी की। दरअसल IEEFA की रिपोर्ट आयात निर्भरता, व्यापार गतिशीलता, घरेलू उपलब्धता और वैश्विक मूल्यों में उतार चढ़ाव के दृष्टिकोण से 5 क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ये 5 क्रिटिकल मिनरल्स हैं कोबाल्ट, तांबा, ग्रेफाइट, लिथियम और निकेल। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत इन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। लिथियम, कोबाल्ट और निकेल के लिए भारत 100% बाहरी स्रोतों पर निर्भर है। आपको बता दें कि भारत की क्रिटिकल मिनरल्स की मांग 2030 तक दोगुनी से अधिक होने की संभावना है। चलिए अब क्रिटिकल मिनरल्स के उपयोग को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के तहत सोलर पैनल, विंड टरबाइन, बैटरी आदि शामिल हैं, जिनके निर्माण में कोबाल्ट, निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग होता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र। इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसी आधुनिक तकनीक शामिल है। इनमें भी महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में MRI, पेसमेकर और श्रवण यंत्र जैसी आधुनिक चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। अंत में रक्षा और एरोस्पेस का क्षेत्र। रक्षा उपकरण जैसे सैन्य उपकरण और एयरक्राफ्ट के विभिन्न कंपोनेंट्स में इन महत्वपूर्ण खनिजों का इस्तेमाल होता है। चलिए अब क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में समझते हैं।
किसी खनिज को महत्वपूर्ण या क्रिटिकल तब माना जाता है जब आपूर्ति की कमी का जोखिम और अर्थव्यवस्था पर उसका संबंधित प्रभाव अन्य कच्चे माल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं और क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर निर्भरता से संबंधित चिंताएं जानते हैं। पहली है सामरिक सुभेद्यता। इसमें कुछ प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं, विशेष रूप से चीन पर अत्यधिक निर्भरता है। दूसरी है मूल्य स्थिरता। वैश्विक मांग और आपूर्ति में उतार चढ़ाव विनिर्माण लागत एवं ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरी है आर्थिक निहितार्थ। आयात की बढ़ती लागत वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य पर जोखिम को देखें तो उच्च आयात भारत के स्वच्छ ऊर्जा की ओर ट्रांजिशन तथा इसकी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी संबंधी महत्वाकांक्षाओं में बाधा डाल सकता है। अब रिपोर्ट में दिए गए सुझाव भी जान लेते हैं। भारत को खनिज निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, चिली, घाना और दक्षिण अफ्रीका जैसे संसाधन संपन्न मित्र देशों में निवेश के अवसरों का पता लगाया जाना चाहिए। अंत में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण एवं खनन में निजी क्षेत्र से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 से लिथियम आदि सहित 6 खनिजों को हटा दिया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स निवेश भागीदारी शुरू की गई है। विदेशी खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KABIL की स्थापना की गई है। और अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन GGB जारी किया। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन वायुमंडल में दीर्घकालिक ग्रीन हाउस गैसों LLGHGs की सांद्रता पर WMO ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच GAW प्रोग्राम से प्राप्त पर्यवेक्षणों का नवीनतम विश्लेषण प्रस्तुत करता है। WMO का GAW प्रोग्राम वायुमंडलीय संरचना में परिवर्तनों की निगरानी करता है। साथ ही यह वायु, महासागरों और पृथ्वी के जीवमंडल के बीच अंतःक्रियाओं को समझने में भी मदद करता है। चलिए ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन GGB के बारे में जानते हैं। ये वर्तमान वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर की तुलना पिछले वर्षों तथा पूर्व औद्योगिक स्तर वर्ष 1750 से पहले से करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जैसे LLGHGs द्वारा रेडिएटिव फोर्सिंग परिवर्तनों के संबंध में भी जानकारी प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड डाइक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन CFC12 एवं ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन CFC11 के साथ मिलकर रेडिएटिव फोर्सिंग का लगभग 96% हिस्सा बनाते हैं। चलिए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है GHG सांद्रता। 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की वैश्विक औसत सतही सांद्रता पूर्व औद्योगिक 1750 से पहले स्तर की तुलना में क्रमशः 151%, 265% और 125% है। दूसरा है रेडिएटिव फोर्सिंग। LLGHGs में 1990 से 2023 की अवधि के बीच 51.5% की वृद्धि हुई है। इसमें CO2 का योगदान लगभग 81% था। वायुमंडलीय मीथेन को देखें तो जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आर्द्रभूमियों से उच्च उत्सर्जन की वजह से इसमें लगातार 3 वर्षों तक रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर सकते हैं। वनाग्नि से अधिक CO2 उत्सर्जित हो सकती है और महासागर कम CO2 अवशोषित कर सकते हैं। इससे वैश्विक तापमान और महासागरों का अम्लीकरण बढ़ सकता है। चलिए अब LLGHGs की रेडिएटिव फोर्सिंग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। रेडिएटिव फोर्सिंग प्रति इकाई क्षेत्र यानी पर यूनिट एरिया में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली ऊर्जा, सौर विकिरण की मात्रा तथा पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने वाली ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा के बीच अंतर को दर्शाती है। यह इस तथ्य की माप है कि ये गैसें पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन को कितना प्रभावित करती हैं। ये गैसें पृथ्वी को गर्म करने वाली उस ऊष्मा को अवरुद्ध कर देती हैं जो अन्यथा अंतरिक्ष में चली जाती हैं। अंत में WMO के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र UN की विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह 1950 में स्थापित हुआ था। इसके भारत सहित 187 सदस्य देश और 6 सदस्य क्षेत्र हैं। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना PMVKY के 10 वर्ष पूरे हुए।
प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना यानी PMVKY जनजातीय कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह योजना 2014 में शुरू की गई थी। इसे भारत में जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली विशेष चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक रणनीति के रूप में शुरू किया गया था। खबर की बेहतर समझ के लिए प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। यह योजना जनजातीय समुदायों के एकीकृत, समग्र और समावेशी विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य जनजातीय आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और उनकी सांस्कृतिक विरासत एवं पहचान का संरक्षण करना है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी MOTA है। इसके तहत 6 प्रमुख पहलें हैं। पहली है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। यह पहल सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों से संबंधित है। दूसरी है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTGs का विकास। प्रधानमंत्री PVTGs विकास मिशन को 2023-24 में शुरू किया गया था। यह पहल PVTGs को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। तीसरी है जनजातीय अनुसंधान संस्थान और TRI को सहायता। ये जनजातीय समुदायों से संबंधित अनुसंधान और डॉक्यूमेंटेशन प्रयासों को सुविधाजनक बनाने की पहल है। और अन्य पहलों में शामिल है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और परियोजना प्रबंधन इकाइयों के लिए प्रशासनिक सहायता। अब भारत में जनजातीय समुदायों की स्थिति भी जान लेते हैं। भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति STs का हिस्सा लगभग 8.6% है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं। भारत में 75 चिन्हित PVTGs हैं। ये 18 राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेशों में रहती हैं। खबर के अंत में जनजातियों के कल्याण के लिए उठाए गए अन्य कदम भी जान लेते हैं। पहला है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ये स्कूल अनुसूचित जनजाति के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन PMJVM। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन के लिए तंत्र तथा जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन नामक 2 मौजूदा योजनाओं को मिलाकर शुरू किया गया है। और आखिरी है अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना DAPST। इसके तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा 41 मंत्रालय और विभाग प्रत्येक वर्ष जनजातीय विकास के लिए अपने कुल योजना बजट का 1% योगदान करते हैं। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे जॉर्जिया की, जिसकी राजधानी है तिबिलिसी। हाल ही में जॉर्जिया संसदीय चुनाव में कथित गड़बड़ियों की रिपोर्ट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने जांच कराने की अपील की है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह देश दक्षिण काकेशस के पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर और उत्तर पूर्व में रूस से, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में अजरबैजान से तथा दक्षिण में आर्मेनिया व तुर्की से लगती हैं। इसके पश्चिम में काला सागर स्थित है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं को देखें तो इसका सबसे ऊंचा बिंदु माउंट शखरा है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणी ग्रेटर काकेशस रेंज है। इसकी प्रमुख नदियां इंगूरी, रियोनी और कोडोरी है। और इसका संघर्ष क्षेत्र अबखाजिया, दक्षिण ओसेशिया और अजरिया है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। एक हालिया अध्ययन में पूरे दक्षिण एशिया में हल्दी में लेड क्रोमेट की मिलावट के प्रमाण मिले हैं। हल्दी एक प्रकंदीय जड़ी बूटी है। इसकी खेती एशिया, भारत, चीन और एशिया के अन्य देशों तथा उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले अन्य देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है। राजस्थान की सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। सांभर झील का नाम चौहान राजपूतों की 2500 साल पुरानी संरक्षक देवी शाकंभरी से लिया गया है। निष्ठा के अधिकार संबंधी मामले में याचिकाकर्ता रहे न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भावी पीढ़ियों के लिए गांव में 60,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत 2022 में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में की गई थी। हाल ही में आयुर्वेद प्रक्रिया पुस्तिका का मसौदा तैयार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग NCIMS में कार्यशाला संपन्न हुई।
हाल ही में जम्मू कश्मीर और गुजरात के जड़ी बूटियों से संबंधित देशज ज्ञान के संरक्षकों को हर्बल पेटेंट प्रदान किए गए। इनके उपयोग से संबंधित पारंपरिक ज्ञान धारक अपने पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अंतर्क्रिया करते हैं तथा अनुभवों, प्रयोगों एवं ज्ञान के माध्यम से एकत्रित स्थानीय वनस्पतियों की गहरी समझ रखते हैं। ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान BRIC ब्रिक NABI नाबी नामक संस्थान का उद्घाटन मोहाली, पंजाब में किया गया है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार ताइवान द्वीप क्लाउडेड लेपर्ड प्रजाति के पुनर्वास के लिए अत्यधिक अनुकूल क्षेत्र है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।